नमस्कार, मेरा नाम है शौमिक दत्ता। मेरा नाम आनंद दास। तो आज हम लोग वेलकम टू अवर चैनल द ब्रेन डाइट। हम्म, तो हम लोग जो नया हम लोग का जो यूनियन बजट 2022 आया है 2023 के लिए, तो इसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। तो हम लोग जानते हैं यूनियन बिल्कुल। बजट क्या है। ये इंडियन गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर जो साल भर में होना है, और अपकमिंग फिनेंशियल ईयर में जो होना चाहिए, तो वो एक आंखों देखा वो बोल देता है क्या क्या नया रूप में लेके आते हैं, क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या सेम रखा हुआ है। ये इसके हिसाब से ही करा हुआ है। तो इस बार जो जो चेंज हुआ है और क्या क्या नया सुविधा, क्या क्या प्रॉब्लम, कुछ हम लोग थोड़ा आपके सामने लेके आया है। तो स्टार्ट और ये भी करिए। बोलना ज़रूरी है कि हम्म। जो हाँ, ज़रूर ये भी बोलना ज़रूरी है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो कैलेंडर ईयर से बिल्कुल मैच नहीं करता। नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल ऑफ द ईयर एंड एंड होता है अगले साल 31 मार्च को। ठीक है? हम्म। तो फिर ये जो बजट पेश हुआ है, इसका फाइनेंशियल ये इम्प्लीमेंट होगा 1 अप्रैल 2022 को और एंड होगा 31 मार्च 2023 को। 23 ठीक को। है? तो हाँ, राइट। तो शुरू करते हैं। जो इस साल का बजट का जो 3 सबसे मेन वर्ड था, जो मेन 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 बज़वर्ड था, वो था हम्म। अमृतकाल। तो हम्म। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने 2021 का 15 अगस्त को ये ऐलान किया था उन्होंने कि अगले 25 साल में, मतलब 2047 जब होगा इंडियन इंडिपेंडेंस का 100 100 ईयर का। साल, हाँ। वो हाँ 100 ईयर का जब 25 साल, जो अगले 25 साल होगा, वो रनर ऑफ टाइम उनको उन्होंने अमृतकाल का नाम दिया है। अभी आप हम्म। लोग देखोगे कि हर एक ट्रेन में, हर एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में, सब जगह पर लिखा होता है, इवन वेबसाइट्स में भी 75 आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत मतलब जो अगला 25 साल होगा, उसी दृष्टिकोण से ये बजट लिखा गया है, ताकि अगले 25 साल का फाउंडेशन अभी से शुरू हो पाए, ताकि 100 ईयर में 2047 में इंडिया हर एक सेक्टर में, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, हर एक सेक्टर में इंडिया का कोई एक कंपनी टॉप 5 में होना चाहिए। मतलब 100 दुनिया का टॉप कंपनी में से एक कंपनी इंडिया का होना ही चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये हमारा विजन है। हम्म। पीएलआई जो तो स्कीम है, वो है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि इंसेंटिव्स 2021 में शुरू हुआ था। हाँ, इंसेंटिव जो कि देने के लिए। 2021, राइट, जो कि 2021 में शुरू हुआ था। इसका मतलब होता है कि मान लो अगर किसी कंपनी, फॉर एग्जांपल माइक्रोमैक्स, इंडियन कंपनी का नाम लेता हूँ मैं। माइक्रोमैक्स ने अगर इस साल 100 रुपए का सेल किया है, और 2021 में 100 रुपए का सेल किया था, और 2022 में अगर वो 105 रुपए का सेल करे, तो वो 5 रुपए का जो एक्स्ट्रा सेल उन्होंने किया है, उस 5% में भारत सरकार उनको 1 से लेकर 4% एक्स्ट्रा इंसेंटिव देगी माइक्रोमैक्स कंपनी को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा वो जॉब जनरेट कर पाए। तो कि हम्म। तो भारत सरकार सामने से आके कंपनीज को प्रोत्साहन कर रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करो, मेक इन इंडिया करो, हम आपको सपोर्ट देंगे। हम्म। ठीक है, आगे चल और के हम इसके बारे में और बात करेंगे। और पीपीपी और तो का पीपीपी, मतलब मैं तो बता सकता हूँ, क्योंकि पब्लिक हाँ प्राइवेट बताइए। पार्टनरशिप ये है। जैसे कुछ बड़ा बड़ा रोड का प्रोजेक्ट है, नया पोर्ट का प्रोजेक्ट है, जो पब्लिक कोई ग्रुप है, सोचिए कोई स्टेक होल्डर है, और प्राइवेट कोई राइट। ग्रुप है, तो ये दोनों मिलके एक हाँ, पार्टनरशिप बना के एक साथ काम करते हैं। और बाद में ये भी पैसा, जैसे आप टोल टैक्स देते हैं, वो धीरे धीरे करके सब लोग मिटा भी देता है। तो राइट। ये और ऐसा करके पब्लिक बहुत और सारे। प्राइवेट में एक बार थोड़ा क्लैरिटी दे दीजिए पब्लिक को। हाँ, पब्लिक मतलब आप जैसे लोग भी हो सकता है, सब लोग। और प्राइवेट मतलब प्राइवेट कोई कंपनी, दोनों मिलके करते हैं। नहीं, एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं। हम्म। पब्लिक मीन्स अकॉर्डिंग टू भारत सरकार रूल के हिसाब से, कोई हम्म। भी पीएसयू कंपनी एंड भारत सरकार को ही पब्लिक हाँ, बोला जाता है। वही मतलब वही मतलब मतलब वही। अगर, हम्म। नहीं वो ही मतलब नहीं, हम और नहीं, आप, हम या का फिर बात जनरल पब्लिक इस नहीं है। पब्लिक का हाँ। अंदर नहीं आते, इसके सही। अंदर नहीं आते। हम्म। पब्लिक मतलब सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स और भारत सरकार कोई यूनिट, पीएसयू कंपनी, वो हम्म। होता है पब्लिक कंपनी। फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा जल्दी से समझा दूं, नवरत्न महारत्न जो कंपनीज होता है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर पीडब्ल्यूडी, जो कि भारत सरकार का एक अंग है, जो कि सिविल स्ट्रक्चर में काम करता है, तो पीडब्ल्यूडी एल एंड टी, फॉर एग्जाम्पल एल एंड टी को एक काम दे रही प्राइवेट है, तो कंपनी एल है। एंड टी और पीडब्ल्यू, हाँ प्राइवेट कंपनी, तो वो दोनों मिलकर एक मेट्रो बना रही है। ठीक है, हम्म। दिल्ली मेट्रो फॉर एग्जाम्पल, तो वो पीपीपी प्रोजेक्ट हुआ। तो इसके जो आगे ठीक। आगे चलकर हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट में
ये हाँ, करते हैं। आप बताओ आनंद, आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो दो जो फोकस हुआ है इस बजट में, एक एक कैपेक्स जो एक्सपेंडेड किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है तो एक्सपेंडेड बाय 35.4% फ्रॉम 5.54 लाख करोड़ से बढ़कर हो गया है कि 7.5 लाख करोड़। तो ये हाँ कैपेक्स एक्सपेंडेड हुआ है। और जो बोल रहा है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन एरियाज में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट, ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूवमेंट, क्लीन एनर्जी जो राइट, आपका राइट। नया जो एनर्जी जो भारत सरकार का गोल है, और है। 2070 तक भारत को नेट कार्बन न्यूट्रल बनना है, जो कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने COP27 में की जाके ऐलान करके आए थे कि 2070 तक इंडिया को एज अ कंट्री नेट कार्बन न्यूट्रल होना है। तो इसी दिशा में अभी से हम लोग काम शुरू कर चुके हैं, ताकि वही उस बोल रहे समय टाइम पे हैं। जाकर हम लोग नेट कार्बन हो पाए। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब मैं आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी से बता दूं। भारत सरकार का दो सेक्टर होता है, पैसे कमाने का और पैसे खर्च करने का। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब होता है जहां पर भारत सरकार अपने जेब से पैसा देगी कंपनीज को या फिर किसी को, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंपल भाषा में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए भारत सरकार ये पैसे अपनी जेब से खर्च करेगी। और इस पैसे को खर्च जो करेगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है उस पैसे जो खर्च करे भारत सरकार, उसी से ही भारत सरकार इन द लॉन्ग टर्म पैसे कमा भी लेगी। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मेट्रो बनाएगी तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाएगी, एयरपोर्ट बनाएगा, पोर्ट बनाएंगे, तो ये सब कुछ बनाएंगे जो उसमें से भी पब्लिक उसको यूज करने के लिए पैसा पे करेंगे। मेट्रो का भाड़ा देंगे, पोर्ट का भाड़ा देंगे, सब कुछ देंगे। उसी से इन द लॉन्ग रन भारत सरकार पैसे कमाने लगेगी। और इट्स अ ठीक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, अगले 50-60 साल तक है। भारत सरकार पैसे नेक्स्ट, कमाएगी। तो इसका मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एग्री सेक्टर में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट के लिए काम हो रहा है। तो फार्म प्रोक्योरमेंट वैल्यू फिस्कल ईयर 23 में तो भी मतलब 2.37 ट्रिलियन के एक हिसाब दिखाया है। किसान हाँ, ड्रोन के मतलब इसका लिए। मतलब है कि, हाँ इसका मतलब थोड़ा बता दूं। इसका मतलब है कि भारत सरकार किसानों से पैडी और व्हीट, चावल और गेहूं सीधा किसानों से खरीदेगी, और जो पैसा है वो उनके बैंक अकाउंट में ही देगी सिर्फ, जिसके लिए भारत सरकार ने ऑलरेडी 2.73 ट्रिलियन रुपीस, मतलब 2,37,000 करोड़ रुपीस ऑलरेडी आवंटन कर चुके हैं। मतलब ये पैसा 2,37,000 करोड़ रुपए सीधा सीधा पैडी और व्हीट खरीदने के लिए किसानों के बैंक अकाउंट में हाँ, जाएगा। और नया कुछ टेक्नोलॉजी जो ड्रोन के फैसिलिटीज है, जैसे ऊपर से जो हम लोग बीच सब जगह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो इंसेक्टिसाइड्स देते हैं, ये सब ड्रोन के फर्टिलाइजर्स, जो, यस। हाँ, ये सब टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए बहुत सारा जोर दिया है। नेक्स्ट है हाँ, तो आपका। इसके ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा कि एफपीओ के जरिए, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है भारत सरकार मंडी उसके साथ इनके बनाती है एफपीओ। उस एफपीओ के जरिए, ठीक है, ये किसान ड्रोन किसानों तक पहुंचाने की भारत सरकार एक प्लान बना चुका है, ताकि किसानों तक ये ड्रोन कम दाम में या फिर सब्सिडी के थ्रू में पहुंचाया जाए, ताकि किसानों भी जल्दी से जल्दी काम कर पाए, उनका आमदनी भी बढ़े, और उनका जो डे टू डे जो मेहनत होता है शरीर में वो भी कम हो पाए। हम्म, और नेचुरल फार्मिंग थ्रू कांगा रिवर कॉरिडोर वो प्रमोट किया है। तो हाँ, कांगा तो वो रिवर इसका कहाँ पर है मतलब होता अभी? है कि, हाँ, गंगड़े तो जो फेज 1 में सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, इन पांचों स्टेटों में मेनली फोकस किया जाएगा। इन पांचों राज्यों में गंगा के दोनों किनारे 5 किलोमीटर तक ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पट्टी बनाया जाएगा, ताकि वहां से माँ गंगा का भी सेहत अच्छा रहे। और जो धरती माँ है, धरती माँ का मतलब सॉइल का जो फर्टिलाइजेशन जो इफेक्ट है, जो सॉइल का जो इंग्रेडिएंट लेवल है, वो ठीक ठाक रहे। ठीक है, तो ताकि जो हम लोगों का जो डे टू डे खाना मिलता है, सब्जियां वगैरह, उसमें भी ऑर्गेनिक वे में सब कुछ फल फूल उग पाए, सब्जियां उग पाए, और माँ गंगा का भी सेहत अच्छा रहे। ठीक है, तो इसके लिए वो किया गया है। और कुछ डोमेस्टिक स्कीम आया है ऑयल से जो इम्पोर्ट से, वो थोड़ा जो पहले प्रॉब्लम हुआ था वो थोड़ा घटाने के लिए। तो ये डोमेस्टिक हाँ, स्कीम लेके आ रहे हैं।
हाँ, तो इसका ये हुआ है कि आनंद, आपको पता ही होगा कि 2021 2021 हम्म, और 2020 से मतलब जो खाने का तेल है उसका दाम बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि 85% से भी ज्यादा जो ऑयल सीड्स है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। पाम ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये ज्यादा से ज्यादा 80 to 85% हम लोग मलेशिया, इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग उस दाम को लेके पूरा का पूरा डिपेंडेंट है, ताकि जो दाम में मलेशिया, इंडोनेशिया हमको बेचेगा वही दाम हमको यहाँ पर देना पड़ेगा, ताकि वो भी कंपनी जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी लाभ कमा पाए। तो इसके लिए ये ऑयल डिपेंडेंसी के लिए, खाने का ऑयल जो है वो उसका डिपेंडेंसी कम करने के लिए नेशनल ऑयल सीड मिशन लाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, ताकि हमारे देश में ही ये सब जो ऑयल सीड्स है हो वो पाए। उगा पाए किसान। और ये जो पैसा जो इंपोर्ट में खर्च हो रहा है, ये पैसा डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में जा पाए, किसानों के बैंक अकाउंट में जा पाए। दोनों तरफ से लाभ होगा। टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग जानते हैं कि 5G रोल आउट करने के लिए ऑक्शन स्टार्ट करने के लिए बोला है। राइट। 5% यूएसओ फंड जो है तो R&D टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन करने के लिए बोला है। राइट। और आपका जो ऑप्टिकल फाइबर जो लेइंग हो रहा है अभी, पहले से बहुत दिन से हो रहा था, तो हम्म। कॉन्ट्रैक्ट्स वो भारत नेट प्रोजेक्ट अंडर पीपीपी, जो पहले हम लोग बात कर रहे थे पीपीपी प्रोजेक्ट, हम्म। वो अवार्ड किया है कि विलेजर्स जो है, विलेजेस जो है, तो वो जो विलेजेस है कॉन्ट्रैक्ट्स लेइंग ऑप्टिकल फाइबर इन विलेजेस, मतलब विलेजेस में उसमें अवार्ड किया है कि भारत नेट उधर जाए, नहीं, अभी तक जाके अवार्ड नहीं किया है, वो करेंगे। करेंगे कि पीपीपी प्रोजेक्ट में ये स्टार्ट हो सकते हैं, जो हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बैठाता है मिट्टी के नीचे, राइट। तो वो स्टार्ट करना है। तो मैं एक बार जल्दी से इसका एक बार डिस्क्रिप्शन में बता दूं। जो स्पेक्ट्रम होता छोटा है वो करके, हाँ। स्पेक्ट्रम के ऊपर पूरा करके भारत सरकार का कंट्रोल होता है। तो 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन इसी साल करेंगे भारत सरकार, ठीक है। और उसी की और ऑब्वियसली हम सबको पता है, अभी प्राइवेट प्लेयर सिर्फ दो ही बचा है, एयरटेल और जियो, क्योंकि वोडाफोन वी का 36% कंट्रोल भारत सरकार के पास है। तो उनके पास मनी पावर बिल्कुल नहीं है, सिर्फ टू जस्ट एंटर टू दिस ऑक्शन, ठीक है। तो दोनों ही प्लेयर बचे, जियो और एयरटेल। तो इसके लिए आपने देखा होगा कि कल इस बजट के आने के बाद एयरटेल का स्टॉक प्राइस 11 to 12% शूट हो गया था। और वोडाफोन का कुछ नहीं हुआ, बिकॉज इट्स कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। और जियो का तो डायरेक्टली कोई स्टॉक है नहीं, रिलायंस इनडायरेक्टली रिलायंस के अंडर, अडानी ग्रुप के अंडर आता है। और 5% यूएसओ फंड जो होता है, यूनिवर्सल एक यूनिवर्सल स्टेट ओवरसीज एक फंड उन्हें बनाने की प्रस्ताव दिया है भारत सरकार ने, ताकि वो जो टोटल प्राइवेट प्लेयर्स का जो टोटल, अगर मान लीजिए 100 रुपए है, उसमें से 5 रुपए डायरेक्टली वो उन्होंने बोल दिया है R&D कि अलग से टेक्नोलॉजी, रखो। हाँ, जी, एग्जैक्टली, R&D के लिए अलग से रखो। नया नया और कुछ ले भारत आने के नेट, लिए। राइट। और भारत नेट 2015 से शुरू हुआ है, फेज 1 का कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, 13 लाख ग्राम पंचायत में ऑलरेडी फाइबर पहुंच चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2020 में अनाउंस किया था कि 2025 तक सारे के सारे, भारत में अभी 6 लाख गांव है, तो सारे के सारे 6 लाख गांव तक 2025 तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाएगा। पीपीपी प्रोडक्ट कैसे, ताकि मान लीजिए एयरटेल भी इस प्रोजेक्ट में है, जियो भी है, वोडाफोन भी है, बीएसएनएल भी है, और लोकल प्लेयर्स भी है। तो इन सब के प्रयासों से, उनके पैसों से और भारत सरकार के पैसों से पीपीपी मोड हो गया। तो इन पैसों से 2025 तक हर एक विलेज में, 6 लाख गांव में 2025 तक पहुंचाना ऑप्टिकल फाइबर, बस। इलेक्ट्रिक व्हीकल तो बहुत सारे 2030 तक तो एक इंडियन गवर्नमेंट का एक माइलस्टोन है उन लोग का। तो ये बैटरी हम्म। स्वैपिंग पॉलिसी जो है, टू अलाउ ईवी चार्जिंग का जो स्टेशन है वो फ्रेम करने के लिए बोला है। सेकेंड है राइट। प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया है कि सस्टेनेबल इनोवेटिव जो बिजनेस मॉडल है वो ले आने के लिए, जो एनर्जी एंड बैटरी सर्विस के लिए, कि राइट। जो राइट। ईवी इकोसिस्टम बढ़ाने के लिए, क्योंकि अभी तक वो राइट। इकोसिस्टम ठीक से नहीं हुआ है। तो इकोसिस्टम, अभी तक स्केल अप नहीं हुआ है। हाँ, तो इकोसिस्टम बनाने के लिए वो बहुत जोर दिया है अभी। बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। हम्म, मैं थोड़ा सा जल्दी से बता दूं इसका मतलब। बैटरी हम्म, स्वैपिंग, देखिए, ईवी चार्जिंग स्टेशन भारत सरकार का स्कीम है, फेम 1 फेम 2। फास्ट, फेम का पूरा फुल फॉर्म है फास्टर एडोप्शन एंड मोबिलिटी फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। तो फेम अभी स्कीम 2 चल रहा है, फेम का फेज 2 चल रहा है अभी। और इसके हिसाब से भारत सरकार का सिर्फ एनएचएआई का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, ये हम्म, लक्ष्य रखा है कि अगले 3 साल में 2024 तक हर 40 किलोमीटर के बाद चार्जिंग स्टेशन हर एक एनएच नेशनल हाईवे में रहने वाला है। टोटल भारतवर्ष में अभी टोटल 1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस वे छोड़ के बोल रहा हूँ मैं,
1 लाख किलोमीटर नेशनल हाईवे है, और ये सभी के सभी 1 लाख किलोमीटर में अगले 3 साल के अंदर अंदर 40 किलोमीटर के बीच बीच में ये चार्जिंग स्टेशन होने वाला है NHI। और HPCL अभी रिसेंटली अनाउंस किया था 10,000 चार्जिंग स्टेशन वो लोग बनाएंगे। टाटा पावर ने भी अनाउंस किया है टोटल 20,000 चार्जिंग स्टेशन वो लोग देश भर में बनाएंगे। और इंडियन ऑयल का मैं एग्जैक्ट नंबर अभी भूल गया हूँ, ठीक है। और ये चार्जिंग बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी जो भारत सरकार अभी लाने वाली है वो है हर एक चार्जिंग स्टेशन में, क्योंकि देखिए गाड़ी को चार्ज करने के लिए लगभग 45 से 1 घंटा लगता है, वो भी फर्स्ट चार्ज में। और अगर डीसी फास्ट चार्ज हुआ तो 45 मिनट्स लगता है, ठीक है। और अगर स्लो चार्जर हुआ तो 1.5 से 2 घंटे लगता है। तो उतना तो टाइम सबके पास होगा नहीं, तो इसके लिए भारत सरकार बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाने वाली है। उसके हिसाब से क्या होगा, हर एक चार्जिंग स्टेशन में अगर कोई गाड़ी आए, पेट्रोल पंप में क्या होता है, गाड़ी पेट्रोल डाला निकलते हैं, तो फिर गाड़ी जो जो आएगा उसका बैटरी निकाल के, ऑलरेडी जो सबका बैटरी का साइज एक है, यूनिवर्सल बैटरी साइज हो चुका है, तो एक कंपनी का बैटरी निकाल के दूसरे कंपनी का बैटरी वो डाल के निकल जाओ, 5 मिनट में काम खत्म। तो हर एक चार्जिंग स्टेशन में ये चार्जिंग बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी भी लाने के लिए वो भारत सरकार और प्राइवेट प्लेयर को भी इंकरेज कर रही है। बस इकोसिस्टम ये करने के लिए, सिस्टम करने के लिए बोला राइट है। राइट। तो क्लीन एनर्जी जो है, एनर्जी जो है, गवर्नमेंट एनहांस द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर सेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी जो है, आप लोग जानते हैं कि जो बॉर्डर विलेजेस में है, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अभी चल रहा है। तो नहीं अभी चालू करेंगे वो लोग। जो अंडर है वाइब्रेंट विलेज, वो जो है उसके अंडर में ये बॉर्डर जो विलेज है उसमें स्टार्ट करेंगे। ग्रीन बॉन्ड्स राइट। क्या है ये बताएंगे वो शौमिक। और हाँ जो हाँ 19,500 करोड़ एडिशनल एलोकेशन फॉर PLI फॉर मैनेज हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल, जो सोलर मॉड्यूल है वो उसके लिए एलोकेशन किया है। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। गवर्नमेंट ने जो अभी देखिए 2020 के बाद मैं नाम लेकर बोलना पसंद करूंगा, चाइना ऑलरेडी बहुत सारे जगह पर हम लोग इनक्रोचमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर विलेज, एक बॉर्डर विलेज एक ऐसा चीज है जहाँ पे चाइना ये बहुत सालों से कर रहा है कि चाइना का जो बॉर्डर विलेज है उनको चाइनीज सरकार पैसा देती है और बोलती है आप यहाँ पर रहो, क्योंकि दैट इज द काइंड ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। वो गाँव के जो लोग रहते हैं वो उनके अंदर देशभक्ति जज्बा बहुत चुन चुन के भरा है, कूट कूट के भरा है, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ से, तो वो लोग तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। वो लोग जो पहले देखेंगे वो इंडियन आर्मी को तुरंत बोल पाएंगे, या फिर ITBP इंडियन इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो इंडिया चाइना के बॉर्डर में रहते हैं, इंडियन आर्मी और ITBP को तुरंत वो बोल पाएंगे ताकि इंडियन आर्मी वहां पर पहुंच पाए। अगर वो वहां पर कोई रहेगा ही नहीं तो फिर चाइना कब अंदर आ जाएगा किसी को नहीं पता। तो इसके लिए भारत सरकार का ये पॉलिसी है कि जो गांव का जो बॉर्डर का जो गांव है उसमें सड़क, पानी, इंटरनेट सब कुछ पहुंचाया जाए ताकि वहां पर लोग बसे। और वहां से बॉर्डर टूरिज्म की कॉन्सेप्ट है ताकि बहुत सारे लोग बॉर्डर कैसा होता है, इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर कैसा होता है वो देखने के लिए भी आएगा। तो फिर उनका उनका डे टू डे डेली लाइवलीहुड भी कम हो गया बॉर्डर टूरिज्म के हिसाब से, और वो लोग एक तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी हो चुके हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से भारत सरकार ने ये कॉन्सेप्ट लाया है अभी ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, जो भी कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी के हिसाब से या फिर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे वो लोग भारत सरकार से बॉन्ड से लोन उठा पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ITC जो कंपनी है वो सिगरेट बनाती है, वो कभी भी ये ग्रीन बॉन्ड से भारत सरकार से पैसे लोन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो लोग सिगरेट बनाते हैं, कार्बन ट्रांसमिट करते हैं, तो एमिशन है। वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन टाटा, एग्जैक्टली, लाइक टाटा फॉर एग्जाम्पल, जो भी रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रहे हैं, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, ठीक है, ये सब कंपनी, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये सब अदानी। कंपनी ग्रीन बॉन्ड से लोन उठा पाएंगे भारत सरकार से। और 19,500 करोड़ PLI स्कीम दिया है, क्योंकि अभी तक 50 से 60% सोलर मॉडल चाइना से हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, चाइना से, कनाडा से इम्पोर्ट करते हैं। वो कम करने के लिए सोलर मॉडल PLI के हिसाब से भारत में ही मैन्युफैक्चर करते, इसके लिए अलग से पैसा एलोकेट किया गया है। बिलिंग एंड ईज ऑफ बिलिंग, तो ये तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, तो नया 2.0 स्टार्ट किया है। 70,000 complaints have been eliminated। जो यूनियन लॉज है वो रिपेल किया है। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स एक्ट जो है वो न्यू लेजिस्लेशन रिप्लेस किया है एक। नहीं रिप्लेस नहीं भी करेंगे, क्योंकि मैं जब से बता देता हूँ, हाँ, देखिए मतलब इस साल इंडिया, में वो ट्राई करेंगे करने के लिए।
राइट, राइट, राइट। तो ईज ऑफ लिविंग बिजनेस जो रैंकिंग है वो वर्ल्ड बैंक हर साल लॉन्च करते हैं, लेकिन 2020 में चाइना ने प्रोडक्शन किया, इसके लिए 2021 से वो वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग घोषणा करना बंद कर दिया है। ठीक है। 2014 में इंडिया का रैंक था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 152। वो अभी है 2021 में, अभी इंडिया का रैंक है टॉप 50 में हम लोग आ चुके हैं। एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी याद नहीं आया, शायद हम लोग 63 ऐसा कुछ है। तो 1900 रैंक हम लोग आगे आ चुके हैं। मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, माफ कर देना मुझे। आई थिंक टॉप 50 में हम लोग आ चुके हैं। ठीक है। तो उसके और वही भारत सरकार अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 शुरू करने वाली है। ठीक है। 75,000 कंप्लायंसेस और यूनियन लॉ। कंप्लायंसेस मतलब, कंप्लायंस मतलब हो गया कि आप जीएसटी जब भरोगे तो जीएसटी भरने के लिए आपको जो जो लॉ है जीएसटी में, आपको इस लॉ के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। यू आर बाउंड टू फॉलो द रूल्स, सो यू आर कंप्लाइंट टू फॉलो द रूल्स। ठीक है। 75,000 कंप्लायंस ऑलरेडी हटा चुके हैं, और 1486 इजी कर यूनियन दिया लॉज है, जो है बहुत सारे वो इजी कर दिया है। एग्जैक्टली और 1486 यूनियन लॉज जो है वो भी रिपील करने की कोशिश करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प से। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक्ट है वो भी भारत सरकार हर एक स्टेट के साथ बात करके उनको भी अमेंड करने की कोशिश करेंगे, कि ताकि राज्यों को भी फायदा हो और भारत सरकार को भी फायदा हो। क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए सहमत नहीं होते, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब भी होता है कि आपको आपको कंपनी को बुलाने के लिए उनको 10 साल 5 साल 10 साल के लिए टैक्स हॉलिडे देना पड़ता है। उसका मतलब होता है कि कंपनी जो भी इनकम करे उसके हिसाब से 5 साल 10 साल तक वो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को 1 रुपए भी टैक्स नहीं देगी। तो बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट इसके खिलाफ रहते हैं। तो इसको ही अमेंड स्टेट गवर्नमेंट से बात करके अमेंड किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी आ पाए विदेशों से, एफडीआई आ पाए, और ज्यादा से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाए। टैक्सेशन थोड़ा आप बता दीजिए छोटा करके, ये 3 पॉइंट्स जो मेन हाँ, हुआ है। हाँ। तो टैक्सेशन में जो पर्सनल इनकम टैक्स है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सिर्फ एक चीज होता है कि जो HNI है, मतलब हाई नेट इंडिविजुअल जो करोड़पति लोग हैं, उनको एक राहत दिया गया है कि HNI का जो भी इनकम होगा और जो भी लिस्टेड और अनलिस्टेड स्टॉक उनके पास होगा, उनमें जो सरचार्ज लगता है, मतलब सरचार्ज मतलब टैक्स ऑन टैक्स, वो तो 30% ब्रैकेट के अंदर आता है। लेकिन वो जो एक्स्ट्रा स्टॉक, लिस्टेड और अनलिस्टेड स्टॉक जो है, उनमें कैपिंग कर दिया गया है 15% का, कि 15% से ज्यादा, मतलब 30% अलग, उसके उसके ऊपर जो 15% है। ठीक है। इसके पहले वो 17-18% तक आता था। तो 30% के ऊपर मैक्सिमम 15% ही उनको टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो एक अच्छा साइन है, क्योंकि ये बहुत दिनों से देखा जा रहा था कि जो हाई नेट इंडिविजुअल है वो भारत से छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया। क्योंकि अगर वो करोड़पति लोग अगर इंडिया से जाएंगे तो एक गलत सिग्नल जाता है पूरे दुनिया भर में। और वो लोग जाएंगे तो बहुत सारे कंपनी भी निकल काम, जाएंगे हाँ, और बहुत सारे जॉब्स भी ठीक। निकल जाएगा। तो उनको राहत देने के लिए ये सब ये किया गया है। और जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अभी तक भारत सरकार के एम्प्लॉय में एम्प्लॉयज को 14% ऑफ देयर ग्रॉस पे कंट्रीब्यूशन चाहता था एनपीएस के लिए, लेकिन अभी वो स्टेट गवर्नमेंट को भी अलाउ कर दिया गया है, ताकि उनका भी कंट्रीब्यूशन 14% तक जा पाए। लेकिन ये हर एक स्टेट में लागू अलग अलग है। एक्चुअल में नहीं होगा, वो स्टेट स्टेट गवर्नमेंट को जो बात करके वो डिसाइड करेंगे। लेकिन 14% कैप कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट के खर्च पर। ये बहुत बड़ा खबर है कि क्रिप्टो टैक्स 30% हो गया है। ये एक बड़ा राइट, खबर राइट, है। राइट। और तो निर्मला 1% सीतारमन जो ऑल्सो हमारे ऑनरेबल टीडीएस। फाइनेंस मिनिस्टर है, हाँ, तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहीं पर भी क्रिप्टो करेंसी या फिर क्रिप्टो वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने नहीं नहीं, वर्चुअल हाँ, एसेट का नाम दिया है। तो एकदम। वर्चुअल एसेट का उन्होंने पहले डेफिनेशन दे दिया है कि जो भी टोकन होगा, नंबर होगा, ठीक है, जो भी ये सब जो भी होगा वो सब कुछ वर्चुअल एसेट में होगा, एनएफटी होगा, सब कुछ वर्चुअल एसेट में होगा। तो 30% फ्लैट एक टैक्स रेट घोषणा कर दिया है भारत सरकार ने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी कहीं से भी हाई वॉल्यूम मनी जीतते हो, फॉर एग्जाम्पल आप लॉटरी जीता है 1 करोड़ का, तो उसमें भी आपको 30% फ्लैट टैक्स रेट लगता है। मतलब अगर आपने 1 करोड़ का लॉटरी जीता तो आपको पहले ही भारत सरकार को 30 लाख रुपए दे देना होगा, 70 लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएगा। इसी में सेम केस है। अगर मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, और आपका जो कैपिटल गेन है वो 40% गेन होगा, मतलब 1,40,000 आपका वो वैल्यू हो गया। तो वो जो 40,000 रुपए है, उस 40,000 रुपए का 30% कितना होता है? 12,000 रुपए। 12,000 रुपए आपको भारत सरकार को देना होगा फ्लैट। दिस इज अ फ्लैट रेट। ठीक है। और 1% टीडीएस, मतलब अगर आप जो 1 लाख रुपए जो ये समझ गया आप है। ऐड करोगे, नहीं, बहुत हम्म, बहुत सारे लोग टीडीएस का फुल फॉर्म नहीं हम्म, जानते। टैक्स डिडक्शन सोर्स मैं आपको समझा देता हूँ। जो जब भी वॉलेट में पैसा ऐड करेंगे, और जब भी पैसे खुद के पास लेंगे विड्रॉ या फिर हाँ, और हर एक ट्रांजेक्शन में 1% का टीडीएस लगेगा, जो जिससे
भारत सरकार के पास एक डेटा रहेगा कि हाँ इस इंसान ने इतना पैसा लोड किया था, इतना पैसा लिया था, आया क्योंकि ब्लॉकचेन में कोई ट्रैक नहीं रहता, ब्लॉकचेन के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं रहता, कोई भी गवर्नमेंट का। हाँ, और आरबीआई इसी साल एक डिजिटल रुपी लाने वाली है जो कि ब्लॉकचेन बेस्ड होगा, तो इट्स अ वेरी बिग हाइप बहुत दैट वाज क्रिएटेड हाँ, from yesterday. Yes, हाँ, I mean I'm sure very many of us are very much excited for this to happen. लेकिन एक एकदम यहाँ पर एक कैच है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है कि फॉर एग्जांपल ये आरबीआई कंट्रोल्ड होगा, ठीक है, और कोई भी ब्लॉकचेन बेस्ड जो भी अभी क्रिप्टो करेंसी भी जो है वो किसी का कंट्रोल में नहीं है। तो एक पर्टिकुलर एसेट होता है कि फॉर एग्जांपल बिटकॉइन 200 मिलियन, एग्जांपल करके बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर मैं भूल गया हूँ, 200 मिलियन मिलियन ही बिटकॉइन है, उससे बिल्कुल बढ़ नहीं सकता। लेकिन आरबीआई क्या वैसे करेगी, या फिर अभी जो रुपी है उसके तर्ज पर ऐसे एक 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 डिजिटल रुपी इक्वल टू एक वो रुपी करेगी, तो फिर तो उसका देखना कोई वैल्यू पड़ेगा। नहीं रहेगा, हाँ, उसका कोई वो वैल्यू देखना नहीं रहेगा। पड़ेगा। अब देखना वो पड़ेगा हम कि लोग वो को कैसे होगा, लेकिन फ्यूचर में ही देखना लेकिन वो पड़ेगा। आरबीआई कंट्रोल रहेगा, लेकिन वो हम्म, आरबीआई कंट्रोल रहेगा, तो दिस इज अ वेरी बिग कैच, हम्म, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, दैट इज अ वेरी बिग पॉइंट एंड पीपल ओनली बिलीव दैट आल्सो। सो लेट्स सी व्हाट हैपन। हम्म, तो हाँ, हाईलाइट तो क्या क्या कस्टम अलग अलग क्या क्या है कि कस्टम हाँ ड्यूटी जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का, वो थोड़ा घट गया है कुछ कुछ जगह पे। जैसे मोबाइल फोन का कुछ कुछ कैमरा का जो पार्ट्स है, कुछ कुछ जगह में वो थोड़ा पैसा घट गया है। राइट, इंपोर्ट की इंपोर्ट हिसाब से, ठीक है, इनपुट कस्टमर हिसाब मतलब से। इंपोर्ट बस। हाँ, तो गेमिंग विजुअल इफेक्ट्स के ऊपर एक टास्क फोर्स डेवलपमेंट के लिए बोला है, जो राइट, इतना सारा। क्योंकि ये हाँ, जो सेक्टर है गेमिंग का और कॉमिक सेक्टर का, वो 3 लाख करोड़ रुपए का है। तो एकदम। अगर, और बाय द वे अभी तक इंडिया में ऐसा कोई गेमिंग, यूबीसॉफ्ट फॉर एग्जांपल बहुत बड़ा कंपनी है जो कि बहुत सारे गेम बनाता है, लेकिन इंडिया से अभी तक कोई गेमिंग इतना बड़ा बड़ा, हाँ, कंपनी नहीं है। तो भारत सरकार इसके लिए टास्क फोर्स बना रही है ताकि कॉमिक गेमिंग इस सेक्टर में इंडिया से भी बढ़ाता गेम है। डेवलप हो पाए, ताकि हाँ, और हमारे ऑनरेबल मुकेश अंबानी जी ने बोला था कि गेमिंग इज द बिग नेक्स्ट बिग थिंग ऑफ इंडिया, क्योंकि 4 लाख उनके हिसाब से $4 बिलियन का मार्केट है ये। तो यू कैन लास्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि बजट में गेमिंग या और कॉमिक का नाम बताना इट्सेल्फ इट्स अ वेरी ह्यूज थिंग। ओवरसीज ट्रेवल के लिए ई पासपोर्ट एम्बेडेड करने के लिए एक ये भी बड़ा एक चीज हो रहा है, चिप जो आ रहा है, ये बहुत बड़ा एक राइट, हो सकता है। राइट, राइट। अभी हम लोगों के पास पासपोर्ट जो होता है वो पासपोर्ट स्कैन करके, पूरा पेज स्कैन करके होता है। हम्म, तो यहाँ पर एक चिप होगा, मतलब हम्म, पासपोर्ट में ही इलेक्ट्रॉनिक चिप होगा, वो चिप पासपोर्ट में ही रहेगा, वो पासपोर्ट आप जस्ट जस्ट टैप करके और आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे स्कैनिंग के वो लिए डेबिट जितना कार्ड लंबा जैसे। लाइन लगता है वैसा नहीं होगा, हम्म, एग्जैक्टली डेबिट कार्ड जैसा। वो टैप करोगे एंड यूर गो टू हम्म, गो। और वन पॉइंट यहाँ पर मिस कर चुके हैं, हर घर नल। ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि 2019 में उन्होंने शुरू किया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 2025 तक हर एक घर में नल से जल लाया जाए। तो इसके लिए भी पैसे आवंटन कर चुके हैं, तो आई एम सॉरी वो ऐड नहीं कर पाया मैं। तो आज के सो लिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। थोड़ा बड़ा हो गया, तो आज के लिए इतना लेकिन दूरी। एक्सप्लेन करना पड़ा हम्म, ताकि लोग समझ पाए जो भी ये वीडियो देखेंगे। सो तो आज दैट्स के ऑल फॉर लिए टुडे। इतना। सो गुड बाय फ्रॉम बोथ ऑफ अस। नमस्कार।